हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो है एक नए क्लास में। और ये क्लास जो है बिल्कुल जो है अलग होने वाली है और आपके लिए जो है बहुत बेहतर होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये जो है क्लास हम लोग जो है हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी की जो है सीरीज़ यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और मेरी पूरी टीम इसमें जो है मेहनत कर रही है और आपको बेहतर से बेहतर इसमें जो है नॉलेज आपको देने की जो है कोशिश की जाएगी। और हर बार जो है आपको जो है पढ़े होंगे जो है एंशियंट हिस्ट्री को, तो इसमें आपको जो है इसमें से मेन मेन टॉपिक्स जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेन मेन टॉपिक से इस बार हम लोग हट कर पूरी से पूरी जो है 6 क्लास के बच्चों की तरह जो है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। और उसमें देखेंगे कि आखिर वो क्या समझाना चाहता है। इससे क्या होगा ना, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको जो है ये चीज़ जो है माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ एक बार माइंड में बैठ जाती है तो आपको जो है दोबारा उसको याद करने का और उतना समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है मैंने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। एंशियंट जो है हिस्ट्री है। इसमें हिस्ट्री में बता दूं कि आप अगर जो है एनसीईआरटी की जो क्लास 6 से अगर आप जो है 12th तक एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आपको बता दूं कि आप जो है भारत की किसी भी एग्जाम में बैठने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर जो है आपको हिस्ट्री देखने को भाई बहुत कम ही मिले। ठीक है, कोई भी इसके बाद जो आप जो पुस्तकें जो पढ़ती होंगी तो इन्हीं चीज़ों से भी मिलकर बना है। बाकी जो आपको बैचलर जो होते हैं बीए की, तो वो चीज़ से वहाँ से लिया गया है। लेकिन आप इतना कर लेंगे ना तो आप जो एवरेज एग्जाम के जो लिए जो है अपना सफिशिएंट हो जाएंगे। बाकी आप किसी और एक जो है बैच खरीद कर जो है अपना पर्सनल आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है आप इस क्लास को करते हैं 6 से 12 तक आप पढ़ लेते हैं तो आपको दुनिया के जो है मतलब आईएएस एग्जाम के जो होते हैं जहाँ पर प्रीलिम्स में जो है फंस जाते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर, थोड़ा डाउट हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ से जो है आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के डेट में तो भाई पढ़ना जो है कंपलसरी है। और आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार लेक्चर सुन लीजिए, आपसे जो है खुद ही बनता है तो आप खुद ही पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, मस्ट है। तो इसी की जो है श्रेणी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो है जो इसका क्लास 6 की जो क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी है, इसका जो पहला चैप्टर इसका नाम क्या है, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर क्या दिया है एनसीईआरटी में। एक जो है रशीदा नाम की एक लड़की है। ये लड़की जो है आप जो है अपने आप को मान सकते हैं, इसके जगह आप जो है अपने आप को लड़का मान सकते हैं, एक तरह से आप गेस्ट कर सकते हैं। अब ये क्या कहती है, जो है रशीदा का सवाल है। रशीदा जो है बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक जो है उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। ठीक है, वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब देखिए आप भी जो है अब विचार कर सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो जो है 100 साल पहले जो है कैसे जो है कोई चीज़ों को जान सकता है। तो हम इस चीज़ों को जो है कैसे पता लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था आप क्या कर सकते हैं कि रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तो किसी ऐसे व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो या कुछ बात उसको जो है पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में दिया गया है कि आखिर हम जो है 100 साल पहले की जो बातें हैं वो कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप जो है कल की बात आपको जानना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर जो है 100 साल पहले की जो जानकारी चाहिए तो आपके लिए जो है क्या क्या करना है, तो हम इस चीज़ों को इस चैप्टर में दिया गया है। और यहाँ से आपको जो है प्रीलिम्स से जो जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मेंस के जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको यहाँ से वो बनते नजर आएंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अब देख सकते हैं कि हम लोग अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में अच्छा, इसमें जो भी कुछ जो एग्जाम के जो पॉइंट आएंगे ना मैं बताता रहूँगा, आप वहाँ से जो मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी ये कहानी की तरह आप लीजिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अतीत के बारे में हम जो है क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे मतलब पुराने समय की बातें जो है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने हम जो है हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं।
जैसे हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, यानी हमारे पूर्वज जो है क्या खाते रहे हैं और क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारियाँ, ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो है बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी हम लोग जो क्या है ना कि हम लोग किस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, यानी जो पहले के जो लोग थे, यानी जो अतीत में जो है हमारे जो पूर्वज रहे हैं, तो वो लोग जो है कैसे अपना जो है शिकार करते थे। क्योंकि आज के तरह तो नहीं है कि वो लोग बैंक में जाएंगे जॉब करने तो पापा को पैसा मिलेगा इससे घर चलेगा। पर आज आज से जो है बिल्कुल विपरीत समय रहा है, प्राचीन काल का, बहुत पहले का, यानी अतीत का। तो आप जो है इसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि आप जो है जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। यानी आप वहाँ के व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं कि भाई उस समय के लोग कौन सी व्यापार करते थे, शासक कैसे होते थे, पुरोहित कैसे होते थे, उस समय के बच्चे खेल कैसे खेलते थे। तो ये चीज़ जो है इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अपना जो पहला पहला क्लास है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँ, आगे जो आप इसको इसी अनुसार आप पढ़ते रहेंगे। अब मानचित्र, इसमें जो है क्या है ना कि आपको मानचित्र यहीं से आपको जो है टोटली मैं कराता रहूँगा, कैसे कैसे मानचित्र में क्या क्या मिला है, और आपको यहाँ से नोटिस भी करना है। और आप हो सके तो आप नोट्स उन टॉपिकों को बना लें, ठीक है, बाकी क्लास सुन लें, पढ़ लें, और आप जो है उन टॉपिक्स को जो है अपना लिख सकते हैं। जो मानचित्र फर्स्ट है, अब मानचित्र फर्स्ट मैं पहले आपको दिखा दूँ मानचित्र फर्स्ट कहाँ है और कैसा है। मानचित्र फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। ये जो है उपमहा, जैसे कि उपमहाद्वीप यानी भारतीय जो है महाद्वीप का जो है यह क्या है, तो ये जो है मैप है। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें जो है दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या देगा, हम इन सबको जो है नोट्स करके इसमें जो है देखेंगे, और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब क्या दिया है, मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब नर्मदा नदी आपको जो है कैसे ट्रीट करना है इस जो है चैप्टर को, तो आपको इसमें क्या करना है ना, नर्मदा नदी ढूंढना है। आप ढूंढिए नर्मदा नदी कहाँ है, ठीक है। अब मैं इसकी जो है बता दूं कि नर्मदा नदी से जो है ढूंढने से आपको क्या होगा कि मैप जो है आपके लिए जो है बहुत मतलब जो है कोलॉजियस हो जाएगा, और आपको जो है ज्योग्राफी में भी आपको जो है फ़ायदा करेगा, और इकोनॉमिक्स में भी फ़ायदा करेगा। अगर आप यहाँ से मैथ एक एक ढूंढते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, एक क्या है, एक चैप्टर में आपको 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, दे लेंगे आप, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाने पर आपको जो है बार बार ही रिविजन होता रहता है। तो इसमें जो है इसमें दिया हुआ है कि आप क्या करिए, नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो नर्मदा नदी आप ढूंढ लेंगे, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा नर्मदा नर्मदा नदी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी बिंद पहाड़िया के नीचे है, और सतपुड़ा के जो है पास में है, महानदी के और गोदावरी के इन सबके क्या है, बीच में है। यानी नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो हमारा जो एकदम बिल्कुल सेंटर में आपको नर्मदा नदी जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में क्या बता रहा है यह चैप्टर। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी जो नर्मदा नदी है ना, इसके जो तट पर यानी किनारों पर जो लोग हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, यानी कई लाख वर्ष पहले से इसी नदी के तट पर लोग जो है रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाला, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। यानी कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे जनजातियाँ आज आप देख सकते हैं कि जो जंगलों में रहती हैं उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है जंगलों के बारे में, हम लोगों से भी ज़्यादा। तो कई बार जो क्या है ना कि जो सिपाही लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जंगलों में जब जाते हैं मार्च करने, तो वो जो है जनजातियों का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को भी क्या था ना कि वो जंगलों में रहते रहते इनको भी क्या था कि इनको जो विशाल संपदा है, ये वहाँ की जो है वृक्ष कैसे हैं, किस वृक्ष पर कौन सी जो है फल लगते हैं, किस सीजन में क्या होता है, तो इनको जो है बहुत सारी जानकारी थी उस जंगलों के बारे में। तो ये लोग क्या थे, परिचित हैं। अपने भोजन के लिए जो है वे जड़ों को, जैसे आलू के भी तो जड़ होते हैं, वैसे ही कुछ और भी फ्रूट होंगे जिसके जड़ ये लोग क्या करते थे, ये लोग ढूंढते थे और संग्रह करते थे। फलों को तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक है। जानवरों का आखेट करते थे,
आखेट मतलब क्या है, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी में कितनी टॉपिक्स हम लोग को मिल गई कि जो है नर्मदा नदी में, ये आपको जानकारी के लिए है। ठीक है ना, कि नर्मदा नदी में कई लाख साल पहले जो है इस लोक पर जो है व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, और जो आरंभिक लोगों में से कुछ लोग जो क्या थे, जो है बहुत कुशल संग्राहक थे, यानी भोजन इकट्ठा करने वाला। जैसे हमारे पापा क्या करते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो वो भी तो कुशल है ना अपने क्षेत्र में, तो वो अपना जो भी है अपना मैनेज करते हैं, जो पैसे कमाते हैं और लाते हैं, और घर में क्या करते हैं, सबको मतलब अपने हिसाब से देते हैं, तो वो संग्रह करते हैं और हम लोगों में बांटते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी तरह जो है उस समय भी क्या है रहे हैं, तो जो कुशल संग्राहक रहे हैं, जो लोग शिकार करने जाते थे, स्पेशल लोग एक तरह से। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम इसकी पता लगाएंगे। ठीक है, तो सुलेमान जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए आप यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो सुलेमान जो है यहाँ पर है और किरथर यहाँ पर। तो सुलेमान और किरथर का जो हम लोगों ने तो पता लगा लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ठीक है, ये लोग गाँव में रहते थे। आप यहाँ तक आप क्या करिए, समझ लीजिए, आपके लिए एग्जाम जो है मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ की जो है फसलें कहाँ से मिली हैं, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपको एक क्वेश्चन में मिल गया। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे छोटी छोटी बुक से आपको लगेगा कि आखिर इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से क्या मिला है, तो सबसे पहले जो है गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को जो यहाँ से प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो का पता लगाएंगे। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है ना, अब इसे देखिए उत्तर पूर्व कैसे होता है, ये उत्तर हो गया हम लोग का, क्योंकि उत्तर में हिमालय है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको पूर्व देखेंगे, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तर पूर्व में गारो। ठीक है, हम लोग गारो ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर पूर्व में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए उत्तर है और उत्तर पूर्व में कैसे होगा, ऐसे होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, गारो की पहाड़ियाँ मिलेगी। ठीक है ना, ये कहाँ है, तो ये असम में है आज के, ये गारो है, और क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिला है, हम लोग क्या मिला है, विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य जो है ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, जो है चावल उपजाया गया। वे स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी जो ये दोनों जो जगह है ना, यानी गारो और विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। यानी चावल गेहूँ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, गेहूँ और जौ के। ठीक है, तो जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से मिले हैं, और चावल के जो है कहाँ से मिला है, तो गारो से और विंध्य की पहाड़ियाँ से। अब हम लोग मानचित्र पर देखेंगे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ये दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, हम लोग मैप पर आएंगे और सीधा दिया हुआ है यहाँ से, ये जो सिंधु नदियाँ हैं, और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं सहायक नदी है, यानी जो ऊपर से इसमें मिल रही हैं, तो झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये रावी है, ये सतलुज है। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्यास भी है, तो ये सब क्या है, इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ये सिंधु क्या है, सिंधु नदी है, इसकी जो सहायक नदी है। तो इसमें क्या बात है, अब देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। लगभग जो है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कुछ जो है नगर भी यहाँ से जो है मतलब फले फूले हैं, कुछ नगर। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व है। यानी ये किसकी बात कर रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। हम लोगों ने पढ़ा है ना सिंधु घाटी सभ्यता,
अपने जो है इसका जो है बैच नहीं देखा होगा तो आप जो है ROAR जाकर आप जो है इसमें इसी में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फुल डिटेल बताया है, तो वो जो एक बैच है आप वहाँ भी देख सकते हैं। पर यहाँ जो किस जो है ये किसकी बात कर रहा है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात कर रहा है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, और 4700 वर्ष पूर्व। तो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर कौन सी सभ्यता रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता रहा है, सबको पता है, यानी हड़प्पा सभ्यता रहा है। अब हम लोग आगे देखें, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में पहले हम लोग इसका पता लगा लें, जो है गंगा नदी का है, गंगा नदी तथा इसकी सहायक सोन नदी। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर जो है हम लोग को सोन नदी मिल गई और ये जो है गंगा नदी है, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखिए क्या बता रहा है, तो गंगा नदी और ये क्या रही? सोन नदी। एक बार आप ही देख लीजिए, ठीक है। तो गंगा तथा इसकी जो सहायक नदी जो सोन नदी है, इसमें क्या बात है, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध, ठीक है ना, जो मगध जो साम्राज्य हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस NCERT में भी दिया हुआ है और मैंने स्वतंत्र बैच में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो ये जो मगध जो साम्राज्य था जो था ना प्राचीन काल में, यह वर्तमान के बिहार में जो है यह जाना जाता था पहले किस नाम से? तो मगध के नाम से, ठीक है। इसके शासक जो है बहुत शक्तिशाली होते थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। देखिए उस समय भी क्या था ना, तो भाई पहाड़ियाँ था, रेगिस्तान था, ये लोग यात्रा करते थे। जो उस समय के भी जो लोग रहे वो भी एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे, ठीक है। अतः कभी जो है लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी अब लोग जो है क्या करते थे, काम के लिए भी जो है एक लोग जो है यहाँ से और वहाँ यात्रा करते रहे हैं। और किसके लिए? और मान लीजिए आपदाओं के लिए। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बारिश बंद ही हो जाए तो कृषि नहीं हो पाएगी, तो कृषि के लिए लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा अपना जगह वो छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो ये चीज़ भी यह पुस्तक आपको समझाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। आज भी लोग करते हैं उत्सुकतावश, भाई थोड़ा घूमने के लिए किया जाए, क्योंकि घूमना भी अच्छा लगता है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब मैं बता दूं यहाँ से इसका जो है टोटल जो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कि जो है यात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप जो है यात्रा करते हैं, आज भी तो यात्रा करते हैं, आज भी आप जहाज़ों से यात्रा करते हैं, रेल यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं। तो ये सब भी यात्राएं आप जो है आज के समय में भी करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसका जो है मेन रीज़न ये भी होता है कि आप जो है मतलब आपको घूमने का मन कर रहा हो, यानी उत्सुकता जो है आपके अंदर जिज्ञासा हो, या आपको जो है किसी कामवश जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, या कुछ काम ढूंढने के लिए जा रहे हो, ये चीज़ जो है यहाँ से बताने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ पर आपको जो धार्मिक गुरु हैं, यानी जो धार्मिक गुरु हैं क्या करते हैं, एक से दूसरे शहर में अपनी शिक्षा देने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये आज की बात बता रहे हैं कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए, एक बार भाई फिर से हम लोग को देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देख लीजिए ये क्या है, ये हिमालय है, सबको पता है, ये बिंद की पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। इसमें एक कावेरी नदी है, ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। अब थोड़ा बहुत जो है मैप की जो है थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ से ले लीजिए, आगे जो है धीरे धीरे आता रहेगा, हम लोग उसमें करते रहेंगे, क्योंकि एक बार मानचित्र की तैयारी कभी नहीं हुई है। अब मतलब हम लोग देखेंगे कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं।
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये बता रहा है कि जो है पहले भाई जो है इन सीमाओं को पार करना भाई आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे जो है ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के जो है बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जैसे भारत में हम लोग के भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ है कि बहुत सारे विदेशी लोग जो है भारत आए हैं। आपने देखा कि शुरू में आर्य आए, बाद में फिर जो है अरब के लोग आए। तो ऐसे लोग आते रहे और वो जो है अपनी भी संस्कृतियाँ देते हैं। इससे पुर्तगाल ने क्या दे दिया, आया तो भाई उन्होंने आलू दे दिया और भारतीयों को दारू पिलाने के लिए सिखा गए। तो ये सब जो है वो लोग कुछ नेगेटिविटी भी आई हैं और कुछ पॉजिटिविटी भी आई हैं। यानी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ आपको पॉजिटिविटी ला कर देगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपको बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ से बता रहा है चैप्टर में, ठीक है ना। अब लोग यहाँ से देश के नाम के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 6 क्लास का है, या आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको उतना जो है समस्या झेलने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ऊपर कुछ दिया हुआ था कोड बनाकर, उसको देखते हैं हम लोग। इसको देखिए क्या दिया है। मानचित्र एक में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आप इस चीज़ों को भी देख लीजिएगा, आपके लिए भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाएं, आपको जो है कुछ जानकारियाँ मिल जाएँ। तो आप इससे भी जो नोट्स जो साइड में दिया होता है, स्लाइड जो दी होती है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग देश के नाम देखेंगे। अब देश के नाम में भी बताया गया है क्या क्या है। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, अपने देश का नाम इंडिया है, भारत है, पर हाल ही में आपने देखा है कि कैसे जो है भारत का नाम भारत होगा, अब इंडिया नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा है। जो ईरानी आए थे और जो यूनानी जो लोग आए थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहना शुरू कर दिया है, हिंदोस, क्योंकि वो कह नहीं पाते थे, उनकी जो है भाषा शैली अलग रही होगी, हिंदोस, या इन्होंने इंदोस कहा। और इसी नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, समझ रहे। भारत नाम का जो प्रयोग है ना, उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले जो लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है, जो ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी क्या था, जो भारत जो हम लोग आज का जो नाम पढ़ा है, जो भारत पढ़ा है, तो ये मूल रूप से जो है एक जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि तरह से आप कबीला मान सकते हैं कि भारत नाम का एक कबीला है। ठीक है, और उसी कबीले के नाम पर क्या पड़ा है, तो हम लोग के देश का नाम भारत पड़ा है। और बाकी इन लोगों ने जो ईरानी और यानी जो कौन थे, जो है ईरानी और यूनानी जो लोग आए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने हिंदोस कहा है, यानी इन्होंने इंडिया इन्होंने एक तरह से नाम दिया है। ठीक है ना। अब जो है भारत नाम कैसे पड़ा है, तो एक भारत नाम का कबीला था और उस कबीले के नाम पर हम लोग का जो है देश का नाम भारत पड़ा। अब ये जो है अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानें। ठीक है, अतीत की जानकारी जो है हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग फिर मेन टॉपिक पर आ रहे हैं जो पहले दिया हुआ था। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है।
जैसे अतीत अतीत की जानकारी कब लेंगे, जैसे कि मतलब अतीत में जो जानकारी जो घटनाएं घट गई हैं उनकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, कि उस तरह मिलेगी क्योंकि जैसे कि उस समय के जो व्यक्ति होंगे यानी जो भारत यात्रा करने आए होंगे या कोई विद्वान होगा जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी होंगी, तो उन पुस्तकों को पढ़कर जैसे कि हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़कर बहुत सी बातें जो हम लोग निकालते हैं, जैसे मेगास्थनीज जो था, ठीक है, उसकी जो इंडिका पुस्तक थी, तो उसी तरह जो ये समझा रहा है कि उस समय के व्यक्ति की जो हम लोग को जो है स्क्रिप्टेड जो कोई बुक मिल जाए, कॉपी मिल जाए या कोई लेख मिल जाए या अभिलेख मिल जाए। अब लेख अभिलेख क्या होता है हम लोग धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक जो हम लोग को हर चीज़ बताएगी, कुछ भी छोड़ेगी नहीं। तो उन चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, पता लगा पाएंगे कि आखिर जो है उसमें क्या बातें रही हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट है। जिसका जो है लैटिन शब्द क्या है, मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। यानी जो है ये पांडुलिपियों के बारे में बता रहे हैं। और पांडुलिपि कैसी होती है, तो ये पांडुलिपि ऐसी होती है यानी जो हाथ से जो लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया हुआ है और चित्र में क्या दिया है, एक ताड़पत्र है, ठीक है ना, और एक भुर्ज नाम का जो है जो पेड़ होता है उसी के छाल पर जो है लोग अपना जो है मतलब ये लोग भाषाएं में अपनी लिखे हुए हैं जो आज भी उपलब्ध है। या आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं जो नोट्स में दिया हुआ है। ये एक ऐसा पेज है जिसमें जो क्या है कि जो पांडुलिपियों में जो है जो एक तरह से बना हुआ है, हमारे लिए क्या है पांडुलिपि है, यानी एक तरह से एक पेज है जिस पर जो है हाथों से लिखावट की गई है, तो इसी को पांडुलिपि कहा गया है, ठीक है ना। इतने वर्षों में जो है इनमें से जो कई पांडुलिपियाँ हैं, क्योंकि ये पांडुलिपियाँ जो हैं आज की तरह जो है संरक्षित नहीं की जाती थी, तो उस समय जो क्या है जो उसमें की जो पांडुलिपियाँ हैं, जाहिर सी बात है अगर आप किसी वृक्ष के जो छाल पर लिख कर रखेंगे तो आखिर वो कितने समय तक सेव रहेगा, क्योंकि कुछ जीवाश्म की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ कीड़े उसको खा जाते हैं। तो इतने वर्षों में जो है इनमें से जो कई पांडुलिपियाँ हैं ना उनको कीड़ों ने खा लिया है, ठीक है, तथा कुछ नष्ट भी कर दी गई है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। ये प्रायः ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं मंदिरों में मिलती हैं और जो बुद्ध के जो विहार होते हैं विहारों में मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, इसमें क्या है इन पुस्तकों में क्या मिलेगा आपको, तो कुछ जो धार्मिक मान्यताएं होंगी और राजाओं के जीवन की जो है कुछ बातें मिलेंगी, औषधियों के बारे में जो है जानकारी मिलेगी, उनका विज्ञान उसमें अपने लिए जो बीमारियों का जो है कैसे अपना इलाज करते थे उनकी जो है चर्चा मिलेगी। इनके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ जो है महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी हैं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है, जबकि अन्य जो है प्राकृतिक भाषा में और तमिल भाषा में भी लिखी हुई हैं। यानी क्या ये बता रहा है कि जो है हम लोग अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो इन सारी पुस्तकों से जान सकते हैं जो लिखी हुई हैं। तो इससे हम लोग क्या जान जाएंगे, तो राजाओं के जीवन के बारे में जान जाएंगे। तो आप अगर एक राजा के जीवन के बारे में आप जान जाते हैं तो आप उसके बारे में जो है उसके शासन के बारे में बहुत सी चीज़ें जो है आप जान जाएंगे। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अभिलेख मतलब क्या होता है, अभिलेख मतलब जैसे कि ये क्या है, ये जो है अशोक का अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख मतलब जैसे कि देखिए शिलालेख देखे होंगे, शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने जो है 500 करोड़ की जो है 5000 करोड़ की जो है एक सड़क मार्ग की शिलान्यास किया है। तो जो वो बना होता है ना पत्थर पर उकेरा वो जो नाम लिखा होता है, उसी तरह से क्या है कि जो है अभिलेख होते हैं, जिसे पहले के राजा जो लिखे होते थे, जो अपनी जो बातें यानी जो नियम है जो इसमें जो भी बातें रही हैं तो उसको लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या होती है, अभिलेख होती है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, जैसे कुछ भी धातु होंगे जिस पर कुछ बातें जो लिखी होंगी अपेक्षाकृत जो कठोर होती हैं, इनको सतहों पर उत्कीर्ण करके मतलब इसी को जो है जो कठोर वस्तुओं पर लिख कर जो है इस पर रखी जाती थी। जैसे मान लीजिए पत्थर है, उस पर कुछ बातें लिख कर जो इसमें, तो वही क्या होती थी, तो अभिलेख होती थी। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग जो होते हैं अपने आदेश को जो है इस तरह की उत्कीर्ण जो है करवाते थे, क्योंकि आज नियम पालन करने के लिए क्या है कि भाई मीडिया है, बहुत चीज़ें हैं, पर ऐसा जो है पहले नहीं था। पहले क्या था कि जैसे कि पत्थर पर कुछ नियम कानून उसको जो लिखवा कर, अब चाहे जैसे भी लिखवा लें, तो लिखवा कर जो है उस पर जनता के बीच जो उसे रखा जाता था, जिससे लोग इसको पढ़कर अपने जो है जीवन में अपना उसका प्रयोग करते थे और राजाओं के आदेश का पालन करते थे, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं।
यानी लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, क्योंकि जो शासक जो होते थे ना, वो लिखने के लिए भाई मतलब जिस जिस राज्य से वो लोग जीतते हैं तो उसकी खुशी में जो है शिलान्यास जो है जो अभिलेखों का जो है उन लोगों ने जो है इसको लिखवाया है, ताकि जो यह रहे और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसे पढ़कर कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अब यहाँ से आप क्वेश्चन का जो आप खुद ही आंसर दे सकते हैं। आप फिर जो है कठोर वस्तुओं पर जो है क्यों उत्कीर्ण करवाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त जो है अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो पुरातात्विद होता था। उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। अपना नाम जो सुना होगा ना, जैसे कि पुरातात्विद, यानी जो अभिलेखों को पढ़ने वाला, उसको खोजने वाला, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं? तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे? पुरातात्विक कहेंगे। यानी जो है पुरालेखों का, यानी जो पुराने जो वस्तुओं का जो है अध्ययन करके जो है कुछ बातें बताएं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरातात्विक कहेंगे। इसी को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से याद रखेंगे। ये मटका बुना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेख है, ये जो है मुहर मिली है। वे जो है औजारों का, यानी जो पुरातात्विक होते हैं वो जो औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का और जो आभूषण जो उसमें की महिलाएं जो पहनती रही हैं उन आभूषणों का, और जो राजाओं द्वारा जो सिक्के यूज करे जो किए गए हैं उन सिक्कों का जो है प्राप्ति के लिए जो है छानबीन तथा ये लोग क्या करते हैं? खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की जो है बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, क्योंकि ये सब रह जाते हैं ना कुछ समय तक। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ये जो मिला हुआ है, अब देखिए इसके बारे में क्या जानकारी दी आपकी एग्जाम के लिए। एक प्राचीन नगर से जो है प्राप्त पात्र, ये जो इसको पात्र कहते हैं, यानी मटका है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। इस मटके का सोच सकते हैं आप कितने साल पुराना है? ये 4700 वर्ष पुराना है लगभग। एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला है, ये जो है चांदी का सिक्का मिला है। इस तरह के सिक्कों का जो प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। अब इसकी कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो कार्बन डेटिंग होती है। ठीक है ना, हमारे द्वारा जो है आज प्रयोग में जो है आने वाले जो सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो है पहले सिक्का प्रयोग किया जाता है और आज के सिक्के में ऐसा है, और एक थंब बना हुआ है और 1 रुपये का सिक्का है, बाकी नोटें हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो पुरातात्विक होते हैं ना जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में जो लोग जो थे ना वो क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से भाई बच पाते हैं, जाहिर सी बात है। यदि अन्न के दाने अगर जल गए होंगे ना तो वो क्या होंगे? तो वो जले हुए जो जो अनाज होते हैं वो बचे होंगे। ठीक है ना, इस तरह जो इसी से जो हम लोग जो क्या कहते हैं सुलेमान है और जो किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है जले हुए गेहूं के जो है साक्ष्य मिले हैं, इसलिए वहाँ जो है इसको माना गया है। ठीक है ना, प्रथम बार गेहूं का जो है उपज जो है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में हुई थी। बाकी हम लोगों ने देखा कि गारो और बिंद की पहाड़ियों में क्या है, तो चावल की प्रथम बार खेती की जो है वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अभी क्वेश्चन है कि क्या पंड जो है जो मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको मतलब कपड़े भी मिलते होंगे क्या उस समय के? तो आगे देखेंगे हम लोग। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारी के लिए इतिहासकार जो होते हैं प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग को? जो है स्रोत। जैसे कि अगर कुछ मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे? स्रोत। यानी पांडुलिपियाँ मिल गई तो हम लोग को क्या मिला कि हम लोग को एक साहित्यिक स्रोत मिल गया, और अभिलेख मिल गए तो क्या होगा? यानी पुरातात्विक जो है स्रोत मिल गया। ठीक है ना, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्निर्माण करते जाते हैं।
इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत की जानकारी जो है जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। मतलब सबकी जीवन शैली के बारे में जो है अलग अलग जो है जानकारियों के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते थे। आज भी हम लोग के पास जो है मतलब हम लोग के भारत देश में जो विविधताएं जो मिल रही हैं ना वो आज की नहीं है, वो बहुत समय पहले की हैं। सबके जो अपने अपने जो है रीति रिवाज जो है शुरू हो चुके थे और अपने तरीके से वो लोग जो है अपना जो भी अपना धार्मिक जो मान्यताएं हैं जो पूरा करते थे, यानी रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में आप देख सकते हैं भाई, अब देखिए अंडमान के लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों पर जो है निर्भर हैं, यानी जो है मछली पर, जैसे मछली पकड़ेंगे तो भोजन मिलेगा, नहीं पकड़ेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनसे निर्भर है। लेकिन शहरों में बिल्कुल अलग है। हम लोग के लिए खाद्य के लिए यानी अपने पेट के भोजन के लिए हम लोग को इन चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना है। इसके अतिरिक्त जो है एक अन्य यह तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का जो है लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों का तथा उनके द्वारा जो लड़ी जाने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो शिकारी होगा, मछुआरा होगा, संग्राहक होगा, तो वो जो है अपनी जो है अभिलेख तो लिखवा नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग को उसकी जानकारियाँ जो है बहुत कम जो है मिल पाती हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तिथियों का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोग AD और BC सुनते होंगे, तो आखिर AD और BC क्या है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बता दूं कि जो 2000 है ना, 2000 जैसे देखिए, तो आज जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूं चारों चीज़ों का जो मतलब क्या है, तिथियों का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए आज 2000 है, ठीक है, आज कितना साल चल रहा है, तो 2000 चल रहा है ना। तो एक समय तो ऐसा होगा ना कि एक से शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो इसी एक को क्या कहते हैं हम लोग, इसी एक को 1 AD कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 AD कहते हैं। यानी आज कौन सा चल रहा है, तो 1 AD होता है। और इसी 1 के पहले क्या होगा, अब BC होता है। इसी 1 को क्या किया गया है, किसी को जो है ईसा मसीह का जो है, जैसे ईसा जो पढ़ते हैं ना, ई लिख कर 0, यानी ईसा मसीह के जो है जन्म के बाद, यानी AD मतलब क्या हुआ कि इस एक को जो है ईसा मसीह का जन्मदिन माना गया है। ठीक है ना, 1 ईस्वी को। तो BC का मतलब क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, अब मान लीजिए दिया है कि जो है 3000 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के ठीक 3000 साल पहले। और 2023 है तो क्या है, हम 2023 क्या है, AD, यानी 2000 मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2023 AD बाद। ठीक है ना, और ये क्या है, पहले है। सिंपल भाषा में आप यहाँ समझ लेंगे कि जो एक से जो शुरुआत हुआ है, जैसे कि देखिए आज क्या चल रहा है हम लोग का, 2023 चल रहा है। लेकिन 2023 कभी तो एक से शुरू हुआ होगा ना, तो जो एक से जो शुरू हुआ है ना, तो उसी एक को ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं। ठीक है, जन्मदिवस मानते हैं। और उसी एक जो है अगर पिछला जो अगर हम बात करेंगे तो उसे BC बोलते हैं, और इसके आगे वाला बात करेंगे बाद वाला जो है उसको क्या कहते हैं, AD कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग किस AD में है, 2023 AD में है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता कब थी, तो जो है 2500 BC पहले, यानी ईसा मसीह के ठीक 2500 वर्ष पहले। ठीक है ना, आप यहाँ से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इतिहास में जो है तिथियों का जो है यहाँ पर महत्व है, तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन है, आप यहाँ से अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी जो है यह क्लास जो है बहुत बेहतर है, आप सबको देखना चाहिए। ठीक, क्योंकि NCERT आपको देखना और समझने की जो है बहुत ज़रूरी है। जो भी इसमें जो मुख्य जो टॉपिक्स होते हैं जो समझने के लायक है सब समझा दिए। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग सेकंड लेंगे, हम देखते हैं सेकंड में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।
बाय बाय, धन्यवाद।